सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं शहीद स्मारक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज तिगांव में इतिहास में कार्यरत हूँ। आज का हमारा इतिहास का विषय है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्राचीन भारत में एवं मध्यकालीन भारत में विज्ञान को समझने के लिए हमें दो प्रकार के स्रोतों का प्रयोग करना होगा, जिसमें पहला है पुरातात्विक स्रोत एवं दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो अनेकों प्रकार में इनको विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि सिक्के, स्थापत्य कला, शिलालेख, ताम्रलेख, औजार, मूर्तियां, मृदभांड इत्यादि। ये सभी पुरातात्विक स्रोत हमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में अनेकों प्रकार के स्रोतों के रूप में विज्ञान को समझने में मदद करते हैं और दर्शाते हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में भी उच्च कोटि का वैज्ञानिक सिद्धांत एवं तकनीक भारत में उपलब्ध थी। दूसरे प्रकार के स्रोत हमारे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत अनेकों प्रकार की पुस्तकों के रूप में एवं लिखित दस्तावेजों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। खगोल विज्ञान से संबंधित पुस्तकें आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी गई। इसी प्रकार वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त के द्वारा भी अनेकों पुस्तकें प्राचीन भारत में हमें मिलती हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चिकित्सा शास्त्र की अगर हम बात करें तो चरक के द्वारा लिखित चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता और वाग्भट के द्वारा लिखित आयुर्वेद पर पुस्तक हमें प्राप्त होती है। गणित विषय पर वैदिक साहित्य में अनेकों प्रकार के सूत्र हमें प्राप्त होते हैं, जिनको पढ़ने से ही हमें प्राप्त जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से प्राचीन भारत में भी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया। इसी प्रकार से आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी गणितीय सिद्धांतों की अनेकों प्रकार की जानकारियां अपनी पुस्तक में प्रदान की हैं। धातु विज्ञान की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य में एवं नागार्जुन के द्वारा लिखित पुस्तक में भी धातु विज्ञान से संबंधित अनेकों प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर हम प्राचीन काल के पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो औजार हमें सबसे पहले प्राप्त होते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाषाण काल में मुख्यतः पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया और उस समय में प्राचीन काल में जो हमारी वैज्ञानिक सिद्धांत थे और वैज्ञानिक तकनीक थी वो बहुत ही अपनी आरंभिक अवस्था में थी। इसी प्रकार हड़प्पा काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी अनेकों प्रकार के औजार हमें प्राप्त होते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाषाण कालीन औजार और हड़प्पा कालीन औजार बहुत ही आरंभिक चरणों के थे। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमने लोहे के औजारों का प्रयोग करना भी भारत में आरंभ किया। सिक्कों की बात करें तो अनेकों प्रकार के सिक्के जो हड़प्पा काल से आरंभ होते हैं, मुगल काल तक हमें प्राप्त होते हैं और उन सिक्कों से भी हमें प्राचीन एवं मध्यकालीन विज्ञान के बारे में उच्च कोटि की जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा काल में अनेकों प्रकार की सेलखड़ी की सिक्के हमें प्राप्त होते हैं जो मिट्टी को पकाकर बनाए गए थे। इसी प्रकार से हमने महाजनपद काल में सर्वप्रथम धातु के सिक्कों का प्रयोग करना आरंभ किया और बाद में कनिष्क के काल से लेकर दिल्ली सल्तनत और गुप्त काल तक हमने सोने एवं चांदी के सिक्के भी बड़े पैमाने पर भारत में प्रयोग किए। चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में भी प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक अनेकों प्रकार के हमें उच्च कोटि के स्रोत प्राप्त होते हैं। पाषाण काल में विशेषकर भीमबेटका नामक स्थान से हमें भारत में पाषाण काल के अनेकों प्रकार की चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। गुप्त काल की बात करें तो उस समय तक चित्रकला और विकसित हो चुकी थी। इनको बनाने में अनेक प्रकार के रंगों और तकनीकों का प्रयोग किया गया था। मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियां भी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के विज्ञान को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हड़प्पा काल से लेकर गुप्त काल और बाद में मध्यकाल तक हमें अनेकों प्रकार की मूर्तियों की उपलब्धता प्राप्त होती है और उनकी सूक्ष्म अध्ययन से भी हम जान सकते हैं किस प्रकार से हमने उच्च कोटि के विज्ञान को प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में अपनाया था। मृदभांड भी अनेकों प्रकार से हमें निरंतर चले आ रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को समझने की सहायता करते हैं और हड़प्पा काल में मिट्टी के मृदभांडों का प्रयोग हुआ, जो कि बाद में महाजनपद और मौर्य काल में धातु के मृदभांडों का भी प्रयोग उस समय में होने लगा। स्थापत्य कला भी उच्च कोटि की प्राप्त हुई हमें
और अनेकों प्रकार से स्थापत्य कला के उदाहरण को भी हम प्राचीन विज्ञान से संबंध एवं मध्यकाल स्रोतों के रूप में समझ सकते हैं। धन्यवाद।